टोटल 14 मार्क के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है भाई, हम यहां पर लिख रहे हैं 14 मार्क क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, अब वो 14 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं बेटा? नंबर वन, द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। ये डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर आ सकता है बेटा। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज किसकी बेटा? फॉर द भुट्टो, ठीक है, एंड जियाउल हक, राइट। और सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी किसकी बेटा? अगेन भुट्टो साहब, मींस फ्रॉम 1971 टिल 1977। ठीक है, पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस रहे विद द वर्ल्ड। और यहां पर फिर हम लिख देंगे हमारे जनरल जियाउल हक साहब, जनरल जियाउल हक, फ्रॉम 1978 टिल 1988। ठीक है, तो ये चार 14 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं बेटा। अच्छा, अब इनके ऊपर सेपरेटली 14 मार्क के क्वेश्चंस तो आते रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है द कैम्ब्रिज कैन ऑल्सो गिव, द कैम्ब्रिज कैन ऑल्सो गिव दोनों को एक साथ बेटा। ठीक है, भुट्टो और जिया के डोमेस्टिक रिफॉर्म्स का एक एनालिसिस भी हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टोस गवर्नमेंट। तो वो ऐसे पूछते हैं कि social reforms of Zulfikar Ali Bhutto were more important during 1971 and 1977। ये तो एक बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म का क्वेश्चन हो गया ना, जिसमें हम सारी बात भुट्टो साहब की गवर्नमेंट से ही रिलेट करेंगे। लेकिन अब हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि द कैम्ब्रिज कैन ऑल्सो आस्क लाइक द इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो वर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ जियाउल हक। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो भुट्टो के हमसे सारे रिफॉर्म्स पूछे, वो हमें दो पे बाउंड कर सकता है और पूछ सकता है कि भाई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो वर मोर इम्पोर्टेंट देन जियाउल हक। तो मतलब अब हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल भुट्टो के लिखने होंगे, दैट मेक्स आवर टू एक्सप्लेनेशन। फिर हमने जियाउल हक के भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिखने होंगे, दैट मेक्स आवर फोर एक्सप्लेनेशन। और दोनों में हमने एक एनालिसिस करना होगा कि किसकी पॉलिसीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही इससे अवेयर कर दिया कि हमें इस तरह के माइंडसेट के साथ भी इस चैप्टर को पढ़ना होगा। यहां तक हो गया डन बेटा। अब देखो किस तरह से पूछा जाता है मेरा बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टोज डोमेस्टिक पॉलिसीज between 1971 and 77। Do you agree or disagree? Give reasons for your answer। अब एक बात का ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को कुछ बच्चे सिर्फ ये समझ जाते हैं कि इट इज मेनली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बेटा, इसको हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बेटा क्या भुट्टो साहब के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इन द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 71 एंड 77 बेटा। ठीक है, तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने भुट्टो की ज्यादातर पॉजिटिव चीजें हाईलाइट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेटा क्वेश्चन की नेचर को देख के भी हमने आंसर करना होता है। कुछ क्वेश्चंस में हमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यूज करना होता बेटा। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमसे पूछते कि हाउ सक्सेसफुल वाज द भुट्टोस रिफॉर्म्स इन द पाकिस्तान, तो फिर उसमें हमें भुट्टो की सक्सेस और भुट्टो का फेलियर दोनों लिखना होता। लेकिन यहां पर उन्होंने इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज किया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है और दूसरे रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस भी बतानी होगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस एजुकेशनल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड हेल्थ रिफॉर्म्स। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान जरा यहां पर दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सोशल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वेयर आर द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो? क्या हमने उनको मेंशन किया है? क्या वो हमें नजर आ रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स?
बताइएगा बेटा। क्या हमें सोशल रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं बेटा? प्लीज आंसर कीजिएगा। अच्छा जी। चलो, कौन से हैं हमारे सोशल रिफॉर्म्स? एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज सोशल रिफॉर्म्स। तो अगर यहाँ पर हमने डायरेक्टली सोशल रिफॉर्म को मेंशन नहीं किया है, और अगर पेपर में पूछ ले जाता है, तो यू कैन मर्ज हेल्थ एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि ये सोशल में काउंट हो जाते हैं बेटा। ठीक है भाई, यहाँ तक के समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। So first thing we are going to see the constitutional reforms of जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। ठीक है, अब भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर हम कुछ बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो यू विल राइट अबाउट द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जो भुट्टो साहब ने की थी, कि गिव पाकिस्तान हर मेजर एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो अब तक का हमारे पास लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद भी बन सकता है, लेकिन अब तक बना नहीं है, उसी के अंदर चेंजेस होती रहती हैं। ये काम भुट्टो साहब ने किया, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया, जबकि प्रेसिडेंट की पावर को उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, जो कि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा था। पाकिस्तान को बाइकैमरल सिस्टम फॉलो करवा दिया बेटा, जिसमें टू हाउस पार्लियामेंट होती है। साथ ही साथ भुट्टो साहब ने एक बात को मेक श्योर ये किया कि आर्मी जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरवीन ना करे। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस फेल हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, तो फिर आती है आपकी आर्मी, और आर्मी आके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस को हेल्प करती है, असिस्ट करती है। लेकिन बेटा, भुट्टो साहब चाहते थे कि ऐसा ना हो कि आर्मी जो है वो इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे। सो ही मेड FSF। तो उन्होंने क्या बना दिया बेटा? FSF। व्हाट इज FSF मींस? FSF मींस बेटा फेडरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्या थी? एक तरह की हम कह सकते हैं पैरामिलिट्री थी। मतलब पैरामिलिट्री का मतलब ही ये होता है कि वो मिलिट्री की तरह थी, लेकिन मिलिट्री नहीं थी। तो उस पैरामिलिट्री फोर्स का टास्क क्या था? कि वो पुलिस को असिस्ट करेगी इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी इन द लोकल डोमेस्टिक मैटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो भाई FSF का काम था पुलिस को असिस्ट करना। ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई डन। अब होता क्या है बेटा? लेटर ऑन दिस FSF बिकेम सो मच कंट्रोवर्शियल एंड बिकेम अ रीजन फॉर द डेथ ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। यही FSF बहुत कंट्रोवर्शियल आगे चल के मेरा बेटा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि भुट्टो साहब ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे। और वो स्ट्रिक्ट मेजर्स क्या थे? कि उन्होंने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को डिसमिस भी किया था, जिनका जिनके ऊपर ये एलिगेशंस थी कि ये इनका नाम ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन में क्या है? काउंटेड है बेटा। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन सेपरेशन में क्या है? काउंटेड है बेटा, उसमें नाम आ रहा है, मतलब क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश में। ठीक है भाई, तो ये कुछ डेवलपमेंट थी, ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे भुट्टो साहब के, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है बेटा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कुछ हद तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई बेटा। कुछ हद तक क्या आ गई? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई। मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ स्टेबिलिटी? क्योंकि पाकिस्तान को अब एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। पहले जो क्योस था पाकिस्तान में, अब वो काफी हद तक सेटल डाउन हो चुका था बेटा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बेटा। अब जरा देखो बेटा, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बेटा मैंने ये बताया था कि वो मिलिट्री की तरह होती है, लेकिन वो मिलिट्री नहीं होती, और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस को असिस्ट करती है, हेल्प करती है बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं भुट्टो साहब के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर, जिसके लिए बेटा हमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी, एंड दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं।
फर्स्ट वी आर हैविंग प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड वी आर हैविंग हियर नेशनलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन बेटा। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बेटा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक इंडस्ट्री है बेटा, इट्स एन इंडस्ट्री, और ये जो बंदा है येलो वाला, ये इंडस्ट्री का ओनर है। तो अभी इस इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है वो इस ओनर के पास है, जो इसका असल ओनर है बेटा, ठीक है। लेकिन नेशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, कि नेशनलाइजेशन में ये बंदे की जो इंडस्ट्री थी और ये जो उसका रियल ओनर था, अब ही इज नो लॉन्गर द ओनर ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्यों बेटा? क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बिकम द ओनर ऑफ दिस कंट्री इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। कि अब ये जो इंडस्ट्री की ओनरशिप है, जो पोजेशन है, वो किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाएगी। मतलब नेशनलाइजेशन हो जाएगी। क्या मतलब? जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे, जिनके प्राइवेट ओनर्स थे, अब उन प्राइवेट ओनर्स की ओनरशिप से निकल के ये इंडस्ट्रीज किसके पास आ गई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गई बेटा, ठीक है। तो बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट ओनर के पास होती है अथॉरिटी, लेकिन नेशनलाइजेशन में सारे प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये बात आप क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भुट्टो साहब ने कर दी थी नेशनलाइजेशन, ठीक है। क्या कर दी थी? नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन में सर ये जो प्राइवेट ओनर है, क्या इसको गवर्नमेंट पैसे देती है? अगर गवर्नमेंट उसकी इंडस्ट्री को ले रही है, क्या वन टाइम पैसे देती है या ओवरऑल उसको मतलब इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है? तो देखो अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो उसको वन टाइम पूरी पेमेंट कर दे, गवर्नमेंट चाहे तो उसको कम पेमेंट करे और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट बेटा, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब भुट्टो साहब डिड नेशनलाइजेशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ बाकी इंडस्ट्रीज को अब मैं कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लिख रहा हूँ। शिप मेकिंग इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। पेट्रोलियम आ गया बेटा, ठीक है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज आ गई। इसके अलावा स्कूल्स आ गए बेटा। इसके अलावा बैंक्स आ गए बेटा। इसके अलावा हॉस्पिटल्स आ गए बेटा। ऑल दीज थिंग्स वर नेशनलाइज्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्यों ऐसा भुट्टो साहब ने किया, क्यों? देखो मेरा बेटा, अब आपको एक बात पता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल अयूब खान 22 रिचेस्ट फैमिलीज, भूल गए आप लोग कि भाई अयूब खान के टाइम पे 22 रिचेस्ट फैमिलीज ऐसी थी पाकिस्तान की जिनके पास कंप्लीट इकोनॉमिक मोनोपोली थी, ठीक है। मतलब देवर ओनिंग 66% ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एंड 80% ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, कंपनीज, ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को ओन करते थे, मतलब मोनोपोली थी। अब भुट्टो साहब अपने इंटरव्यू में ही कहते हैं कि आई डिड नेशनलाइजेशन जस्ट टू जस्ट टू टेक पावर फ्रॉम द लिमिटेड हैंड्स। इसका क्या मतलब है? वो लिमिटेड हैंड्स कौन से थे? वो 22 रिचेस्ट फैमिलीज थी। तो भुट्टो साहब ने अपने एक बकायदा इंटरव्यू में जो यूट्यूब के ऊपर इजीली अवेलेबल है, उसमें वो कहते हैं कि मैं इन बिजनेस टाइकून्स के पास जो एक पावर थी, जो कंसंट्रेटेड पावर थी, जो सिर्फ उन लोग के पास ही थी, तो मैं उनसे लेना चाहता हूं, तभी मैंने नेशनलाइजेशन की है बेटा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि भुट्टो की नेशनलाइजेशन के पीछे इंटेंशंस क्या थी। द क्वेश्चन इज दैट कि सर अगर गवर्नमेंट ये इंडस्ट्रीज लेती है तो क्या गवर्नमेंट में डायरेक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो खुद मॉनिटर करेंगे इंडस्ट्रीज को? द आंसर इज नो बेटा। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट किसी मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्ट्री के अंदर उस इंडस्ट्री को दे देगी, ठीक है। किसी मिनिस्टर के अंडर या किसी मिनिस्ट्री के अंडर उस इंडस्ट्री को दे दिया जाएगा। मतलब अब गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली उस मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो इस इंडस्ट्री को प्रॉपर रन करे बेटा। अब एक बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो इंडस्ट्री का ओनर था, हु वॉज द रियल ओनर बेटा, तो ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री को बहुत अच्छा लेके चल रहा था, उसके अंदर लेबर्स बहुत देख के अपॉइंट करता था, मेरिट के ऊपर अपॉइंट करता था, उसमें इन्वेस्टमेंट करता था,
ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस अपनी इंडस्ट्री को लेके चल रहा था। बट व्हेन अ इंडस्ट्री कम अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर और अ मिनिस्ट्री, तो वो मिनिस्टर या वो मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं होगी उस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बेटा जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने रेफरेंसेस पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दी बेटा। मतलब विदाउट मेरिट अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जॉब देना शुरू कर दी बेटा। ठीक है, पॉलिटिकल रेफरेंसेस पे लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जब पॉलिटिकल रेफरेंसेस पे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा तो मेरिट तो होगा नहीं, और वो लोग आके इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मतलब भुट्टो की इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो नेशनलाइजेशन इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था बेटा। ठीक है भाई, यहां तक के समझ आ गया? इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है बेटा? चलो, एक दफा मुझे बता दो कि क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर है, मुझे बताइएगा। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर थिंग। क्या भुट्टो साहब की ये जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी है, ये हमें डाउन होती हुई नजर आ रही है? ठीक है भाई, क्या होती हुई नजर आ रही है? डाउन होती हुई नजर आ रही है। इसका एक और रीजन भी है। देखो, भुट्टो की इंटेंशंस पे हम शक नहीं कर रहे, लेकिन भुट्टो के टाइम पे एक ऐसा काम हो गया था बेटा, जिसकी वजह से भुट्टो साहब ने काफी प्रॉब्लम फेस की है। जैसे आपने देखा कि खान साहब के टाइम पे एक पेंडेमिक आ गया था, जिसकी वजह से आप कुछ भी पॉलिसी बनाए वो आपकी काम नहीं करेगी। खैर, भुट्टो के टाइम पे एक और बहुत बड़ा मसला हो गया था, एंड दैट वाज इशू रिलेटेड टू ओपेक। ठीक है, ओपेक का इशू आ गया था। सर, ये ओपेक क्या है? बेटा, ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या कह रहा हूं मैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके अंदर आप देख लो कि ओपेक के जो है वो मेजर 5 फाउंडर्स हैं। कौन है बेटा इसके मेजर 5 फाउंडर्स हैं बेटा? जो कि ईरान है, इराक है, फिर आपका कुवैत है, ठीक है, फिर आपका सऊदी है, ठीक है, फिर आपका वेनेजुला है, जो वेनेजुला जो आपका भी जिसका प्रेसिडेंट पकड़ा गया था। ठीक है, तो वो आपके मेजर फाउंडर हैं। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल को सपोर्ट कर दिया था, इसराइल अरब वॉर स्टार्ट हुई हुई थी। तो जिस पे ओपेक ने मना कर दिया था कि अब वो ऑयल को बहुत हैवी प्राइसेस में सेल करेगी। मतलब ऑयल का क्राइसिस आ गया था बेटा, ओपेक क्राइसिस आ गए थे, ऑयल क्राइसिस आ गए थे। तो ओपेक ने ऑयल को रोक लिया था और बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे देना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, ऑयल को बहुत एक्सपेंसिव रेट पे बाय करना बेटा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया था एलाइज ऑफ द इसराइल के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा शाहवेज आपने। तो ऑयल से आपको पता है बेटा, उस टाइम पे तो ऑयल ही मेन है, आज भी ऑयल मेन है बेटा। ऑयल एंड गैस, यही तो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसपे सारी दुनिया चल रही है बेटा। ठीक हो गया जी। तो ये भुट्टो साहब ने भाई चैलेंजेस फेस किए हैं। तो वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने के बजाय बेटा, वो क्या होने लगी, डाउन होने लगी। देन वी आर हैविंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भुट्टो साहब के क्या हैं? हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अयूब खान के टाइम से। क्या हमने देखा था, अयूब खान अलाउड 500 एकर्स ऑफ इरिगेटेड एंड 1000 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। अब भुट्टो साहब ने इसका हाफ कर दिया, 250 एकर्स ऑफ इरिगेटेड एंड 500 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। सिर्फ यही अलाउ थी। इसके अलावा इफ द जमींदार इज हैविंग मोर अमाउंट देन दिस, हिज लैंड विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड गिवन टू द पुअर फार्मर। और जिसपे जमींदार को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली कब्जा किया जाएगा, गरीब किसान को दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज थी। अयूब खान, सॉरी, अपने भुट्टे साहब ने यह भी कहा था कि क्रेडिट के ऊपर सीड्स भी दिए जाएं। ठीक है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये प्रोवाइड किए जाएं फार्मर्स को बेटा, क्रेडिट के ऊपर, मतलब लोन के ऊपर, उधार पे दिए जाएं। ठीक है, ताकि वो फार्मर जो है वो एटलीस्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो स्टॉप ना करें, एग्रीकल्चर तो डेवलप होता रहे। ठीक है, और अयूब खान साहब, और सॉरी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह भी कहा था अपने एक पब्लिक एड्रेस में कि जो जमींदार क्रेडिट पे सीड्स नहीं देगा बेटा फार्मर को, तो हम उसको पकड़ेंगे, उसके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज,
He also wanted to give tenants security of tenure of the land they farmed. अब इसका मतलब क्या है मेरा बेटा? अब ध्यान से समझना बेटा। व्हाट इज टेनेंट ऑफ सिक्योरिटी टेन्योर, ये होता क्या है? ठीक है, तो अब वो टेनेंट को सिक्योरिटी क्या देना चाहते थे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज अ फार्म बेटा, और ये है फार्म ओनर। ठीक है, हमने इसको ओ लिख दिया, ओनर है। और यहां पर है बेटा एक टेनेंट। ठीक है, ही इज अ टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। ये इसकी, अब इसने आके फार्म ओनर से ये कहा कि भाई ये तो आपकी जमीन है, ये तो किसी काम की नहीं है, अगर आप इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करोगे, प्लीज गिव इट टू मी ऑन रेंट। रेंट पे आप मुझे दे दो, तो मैं आपको एक रेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड इट वॉज डिसाइडेड कि भाई ये मंथ का 25,000 रुपए, एक एग्जाम्पल सेट करें कि ये रेंट पे करेगा जमींदार को। ठीक है, डन हो गया बस। अब एक एग्रीमेंट हो गया, और इस बंदे ने बहुत मेहनत से बेटा यहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया बेटा। ठीक है, लेकिन सडनली होता क्या है बेटा? सडनली होता ये कि ये एक और बंदा आ जाता है, और ये इस ओनर को कहता है, ये टेनेंट टू है और ये टेनेंट वन है। ये टेनेंट टू आके जमींदार को कहता है कि यार तुमने उसको जमीन दे दी, कितने पे दे दी? 25,000 पे। आई एम ऑफरिंग यू 35,000, तो वो लैंड तुम मुझे दे दो। ठीक है, तो अब इसने क्या किया? ओनर ने, इसने जबरदस्ती बेटा उस फार्मर को कहा कि चलो भाई तुम भागो मेरी जमीन से, खाली करो मेरी जमीन, और मैं अब किसी और को ये दूंगा। तो मतलब ये है बेटा कि इस जमींदार ने विदाउट एनी जेन्युइन रीजन इस टेनेंट को क्या कर दिया मेरा बेटा? इस टेनेंट को कर दिया एविक्ट, निकाल दिया अपनी जमीन से। अब इससे होगा क्या? इस बेचारे ने जितनी मेहनत की थी एग्रीकल्चर पे वो सब वेस्ट हो गई। अब ही विल डिस्करेज फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और फिर हमारा रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा बेटा हमें? ठीक है, तो भुट्टो साहब ने इस चीज को अलाउ ही नहीं किया। भुट्टो साहब ने कहा कि नो जमींदार कैन एविक्ट द टेनेंट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। कोई भी जेन्युइन, कोई भी वैलिड रीजन के बगैर टेनेंट को कोई भी जमींदार ऐसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अभी तभी हमने क्या कहा कि भुट्टो ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव टेनेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जिस टेन्योर तक उसने जमीन को रेंट पे लिया है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उस जमीन, उस टेनेंट को बेटा, उस फार्मर को, उस किसान को। ठीक है, इसके बाद द टेनेंट्स कैन परचेज देयर फार्म्ड लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड बट कैन नॉट सेल इट टू द थर्ड पार्टी हु माइट देन एविक्ट द टेनेंट। क्या मतलब? कि जब वो जमींदार अपनी जमीन को सेल करेगा तो वो फर्स्टली ऑफर करेगा टेनेंट्स को कि वो बाय करें। ठीक है, लेकिन अगर टेनेंट्स बाय नहीं करते तो फिर वो किसी और को सेल कर सकता है बेटा। इज इट फाइन? लेकिन अब आप पूछेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? समहाउ एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ, लेकिन मेरा बेटा कहीं ना कहीं जमींदारों ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी किया, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन भी की, और इससे भुट्टो साहब को नुकसान ये हुआ कि जमींदार बिकेम अगेंस्ट द भुट्टो साहब। वो भुट्टो के अगेंस्ट होना शुरू हो गए, और भुट्टो को फिर उनकी तरफ से कोई सपोर्ट एज सच नहीं मिली बेटा। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई रिफॉर्म जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बना रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, और उसका फिर आउटकम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ये बताऊं कि वाई जुल्फिकार अली भुट्टो गेव द एजुकेशनल रिफॉर्म्स या मेड द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो ऐसा क्यों था बेटा? ठीक है, वाई भुट्टो मेड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ऐसा क्यों है बेटा? अब इसके अंदर हम कुछ रीजंस को पढ़ेंगे ताकि हमारा 7 मार्क का अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू आ जाता है कि भाई वाई भुट्टो साहब गेव द एजुकेशनल रिफॉर्म्स या वाई ही केम अप विद द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो हमें पता होना चाहिए बेटा। द फर्स्ट रीजन इज दैट बेटा कि ही वांटेड टू प्रोमोट एजुकेशन। इससे पहले, इससे ज्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट बात हो ही नहीं सकती बेटा। ठीक है, नंबर वन थिंग इज बेटा ही वांटेड टू इंक्रीज, ही wanted टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट। ठीक है, क्या इंक्रीज करना चाहते थे बेटा? लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना चाहते थे। क्यों बेटा? इफ देयर विल बी मोर लिटरेसी देन देयर विल बी मोर स्किल्ड वर्कर्स। क्या मिलेंगे बेटा हमें? स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, और उन स्किल्ड वर्कर से क्या होगा बेटा? हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ग्रो करेंगे बेटा। ठीक है, प्लस ही ऑल्सो वॉन्टेड टू, ठीक है हम सारी एम्स की बात करें, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रमोट व्हाट बेटा? साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, एंड
टेक्निकल एजुकेशन बेटा। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि हमें और ज्यादा स्किल्ड और टेक्निकल लेबर मिलेगी जो कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर हमारे ऐसी जगहों पे बेटा जहाँ पर साइंटिस्ट की नीड्स होती है, जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके अंदर भी हमें लेबर या वर्कफोर्स मिल सकती है बेटा। नंबर टू इज दैट बेटा, नंबर टू, ही वॉन्टेड टू प्रोमोट, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे हम, wanted to promote, wanted to promote socialism। क्यों बेटा? उनका मानना था कि भाई स्टेट शुड ओन, स्टेट शुड ओन की सेक्टर्स बेटा, और वो की सेक्टर्स में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, एंड लाइक एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है बेटा? ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं बेटा, डिविजन्स क्रिएट करते हैं। हाउ सर? कैसे सर? इस तरीके से बेटा कि प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते हो, द मोर यू कैन पे द मोर बेटर क्वालिटी यू विल गेट। if you are financially good, if you are a wealthy person, you can afford the best school, the private school. But if you cannot afford the education, you cannot even get the basic education, or you cannot get enrolled yourself in an ordinary school। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन में ये स्टेजेस या फिर हम डिविजन्स कह सकते हैं कि ये बनी हुई होती हैं, अमीर के लिए एजुकेशन, गरीब के लिए एजुकेशन नहीं। तो भुट्टो साहब चाहते थे कि सोशलिज्म हो, सोशलिज्म में स्टेट के कंट्रोल में हो ये सारी चीजें, और स्टेट प्रमोट करे बेटा एजुकेशन को। ठीक है भाई, तो ये दो रीजन है बेटा जिसको हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि दीज रीजंस वर मेनली द रीजंस बिहाइंड द एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ भुट्टो साहब। नाउ कमिंग टू सी कि व्हाट भुट्टो एक्चुअली डिड इन द एजुकेशन बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि भुट्टो साहब नेशनलाइज्ड ऑल द सेक्टर। क्या लिखा है बेटा? इन ऑर्डर टू इंप्रूव लिटरेसी एंड इंश्योर अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। सर व्हाट इज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बेटा? मतलब एक तरह का एजुकेशन सिस्टम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, मल्टीपल वेरिएशंस हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं बेटा। तो भुट्टो साहब इसको खत्म करना चाहते थे। all the private schools came under the government control, it's mean that nationalized। क्या कर दिया बेटा भुट्टो साहब ने? उनको nationalized कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन मेड फ्री एंड कंपल्सरी। क्या कर दिया बेटा? प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी कर दिया। मतलब 1 से 5th क्लास तक की एजुकेशन, जिसमें आपका बच्चा 5 से 10 साल की एज के बीच में होता है, वो बेटा कंपलसरी कर दी। और ये चीज हर किसी को लाजमी, मतलब इस लेवल पे एजुकेशन हर किसी को लाजमी लेनी है बेटा। राइट। इसके अलावा भुट्टो साहब ने और भी काम किया बेटा। ही ट्राइड टू रिमूव द गैप बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑर्डिनरी स्कूल्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, न्यू स्कूल्स वर ओपन बेटा। ठीक है, सब्सिडीज वर गिवन ओवर द टेक्स्ट बुक्स, उनकी प्राइजेस को कम किया गया बेटा। राइट। और फिर साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ही प्रोमोटेड सिंगल नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम को प्रोमोट किया गया बेटा। अच्छा, इसके साथ और भुट्टो साहब ने क्या किया, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को भी बेटा नेशनलाइज कर दिया। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भुट्टो साहब के टाइम पे बनी है बेटा। ठीक है, तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं भुट्टो साहब पुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन बेटा। अब ये कितना सक्सेसफुल रही कितना नहीं रही वो हम आगे चल के देखेंगे। तो क्या भुट्टो साहब के एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्लियर हो गए बेटा? व्हाट ही एक्चुअली डिड एंड व्हाई ही डिड। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा डन भुट्टो साहब का टॉपिक यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स का। नाउ कमिंग टूवर्ड द हेल्थ रिफॉर्म्स। अब हेल्थ रिफॉर्म्स क्या है बेटा? और भुट्टो साहब, अब इसमें तो कोई रीजंस की जरूरत ही नहीं है बेटा कि वाई भुट्टो वांटेड टू गिव द हेल्थ रिफॉर्म। क्योंकि बेटा हेल्थ एक ऐसी चीज है जो बेसिक नीड है बेटा, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल केयर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें बेटा जो हर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है। यहां पर हम दो चीजों को बहुत मेनली टारगेट करेंगे बेटा, भुट्टो साहब के टाइम पे स्टार्ट होने वाले BHUs एंड RHCs के बारे में। ठीक है भाई। अब सर व्हाट इज दिस BHU एंड व्हाट इज दिस RHC, हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे और इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट करते जाएंगे।
So I'm writing the BHU here and RHC here. So what is this, beta? This means basic health units, ठीक है, and this is called rural health center. ठीक है, दोनों के बीच का हमें सबसे पहले तो डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये हेल्थ सेक्टर्स हैं आपके, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहां पर लोगों की बेसिक नीड्स को, मतलब जो कि आपकी फर्स्ट एड होती है, फिर आपकी माइनर किस्म की सर्जरी होती है, ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अभी हम समझते हैं कि ये दोनों के दोनों कहाँ है बेटा? दी बोथ आर इन द रूरल एरिया। दोनों के दोनों कहाँ पर लगे हुए हैं बेटा? रूरल एरिया के अंदर लगे हुए हैं। अब इसमें क्या मेजर डिफरेंस आता है? सबसे पहले बेटा है हमारे पास, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल। इट्स अ वेरी बेसिक लेवल, बेसिक लेवल, ठीक है, बेसिक हेल्थ केयर, जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? बुनियादी हेल्थ मरकज। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, दिस इज द एक्चुअली बेसिक हेल्थ यूनिट, जिसपे लिखा है बुनियादी मरकज सेहत। बुनियादी का मतलब क्या होता है? बेसिक बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है? ये बेसिक लेवल है बेटा, और दूसरा हमारे पास है एडवांस्ड, इससे थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल, ठीक है। अब वो किस तरीके से, मैं आपको डिफरेंस बताता जाऊंगा तो आप खुद ही समझते जाएंगे बेटा। अब इसके अलावा देखो, दीज बेसिक हेल्थ यूनिट्स आर लोकेटेड इन स्मॉल विलेजेस। स्मॉल विलेजेस में बेटा ये लगे हुए होते थे, राइट, जबकि आपके ये होते थे लार्ज रूरल टाउन्स के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द कैपेसिटी बेटा। तो अगर हम बात करें तो 1 BHU कुड सर्व, कुड सर्व 10,000 टू 20,000 पीपल, ठीक है। 10,000 से 20,000 पीपल को एक BHU सर्व कर सकता था। जबकि अगर हम RHC की बात करें तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है बेटा, ये 30,000 से लेके आपका 50,000 पीपल को सर्व कर सकता था, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हर चीज में ये RHC बड़ा है बेटा, ठीक है भाई। अगर हम फैसिलिटी की बात करें, चलो, या स्टाफ की बात करें, तो यहां पर हमारे पास स्टाफ होता था 1 to 2 डॉक्टर्स, ठीक है, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है। और यहां पर हमारे पास होते थे बेटा सेवरल डॉक्टर्स, नॉट 1 to 2, सेवरल डॉक्टर्स होते थे, और उनके साथ नर्सेस होती थी, ठीक है जी। अब एक और अगर हम चीज का डिफरेंस यहां पर देखें, तो बेटा यहां पर नो बेड्स, कोई बेटा पेशेंट को क्या कहते हैं वो अपना एडमिट करने का कोई सीन नहीं था, नो बेड्स बेटा। और जबकि यहां पर एडमिट कर सकते थे, और यहां पर यूजुअली वी कैन से 20 बेड्स फॉर द पेशेंट्स, यहां पर लोगों को एडमिट किया जा सकता था बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी फैसिलिटीज की। तो बेटा दिस वाज ओनली मेड फॉर द फर्स्ट एड, ठीक है, या OPD जो होता है आपका, उसके लिए होता है बेटा, कि नजला बुखार, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें देख ली बेटा। कोई भी माइनर सर्जरी भी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या होती थी बेटा, कुछ माइनर सर्जरीज भी हो जाती थी। माइनर सर्जरी का मतलब ये नहीं कि हार्ट की सर्जरी है किसी और चीज की, बस छोटी बहुत बेटा, अगर कोई हाथ में फ्रैक्चर हो गया वो देख लिया बेटा, ठीक है, इस तरह की चीजें बस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BHUs एंड RHCs बेटा, ठीक है भाई। बेटा नॉट एट अ टाइम, ये नहीं कह रहे कि हम जो है वो 20,000 या 10,000 लोगों को एक डॉक्टर एक ही टाइम पे देख रहा है और वो 20,000 पीपल एक साथ आ गए, ऐसा तो नहीं है। एक एरिया वाइज हम बता रहे हैं कि वे एक एरिया को देखते हुए, 20,000 या 10,000 के एरिया को देखते हुए 1 BHU लगाया जाता था, जो उस एरिया को सर्व करता था। अब जाहिर सी बात है कि 10,000 20,000 लोग एक ही टाइम पे बीमार थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उस एरिया वाइज के हिसाब से लगाया जाता था। तो ये थे भुट्टो साहब के हेल्थ रिफॉर्म्स बेटा। इसके अलावा व्हाट एल्स ही डिड मोर, उन्होंने क्या कर दिया बेटा, जो इंटरनेशनल हमारे पास मेडिसिन ब्रांड थे उनको
स्टॉप कर दिया बेटा, और लोकल मेडिसिन को प्रोमोट किया। तो इससे क्या होने लगा कि दीज रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टोज वर पार्शली सक्सेसफुल बेटा। और ये RHCs, BHUs, दीज आर स्टिल इन द रूरल एरियाज, ये खत्म नहीं हुए बल्कि आज भी मौजूद हैं बेटा। सो दीज वर द हेल्थ रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कमिंग टू अ 7 मार्क क्वेश्चन, व्हाई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो फेल इवन दो ही वाज हैविंग गुड इंटेंशंस बेटा। नंबर वन थिंग, मिसमैनेजमेंट। याद करो वही एग्जाम्पल विच आई गेव टू यू, कि भुट्टो साहब ने हर चीज को नेशनलाइज तो कर दिया, बट ही गेव ऑल द थिंग्स अंडर द मिनिस्ट्रीज, एंड द मिनिस्टर्स हु वर अपॉइंटेड ओवर दो सेक्टर्स बेटा, दे वर इनकेपेबल। उनको इतनी अच्छी ट्रेड एंड कॉमर्स की नॉलेज नहीं थी, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज को रन करने का नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, करप्शन करनी शुरू कर दी। करप्शन कैसे बेटा, उन्होंने मेरिट के बजाय अपनी प्रेफरेंस के ऊपर, पार्टी प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, रेफरेंसेस के ऊपर बेटा लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। और जब हम मेरिट को खत्म कर देते हैं और रेफरेंसेस पे लोगों को हायर करते हैं तो बेटा हमें मिलती है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्किंग। ठीक है भाई, क्योंकि हम हर बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं रिगार्डलेस के ही नो एक्चुअली द वर्क और नॉट बेटा। ठीक है, तो भाई उसकी वजह से हो गया कबाड़ा। इसके बाद है लैक ऑफ स्किल लेबर्स। लेकिन सर क्यों? बिकॉज बेटा जो हमने भुट्टो साहब के एजुकेशनल रिफॉर्म्स को पढ़ा, दैट वर नॉट वेरी मच इफेक्टिव, वो इतने सक्सेसफुल हुए ही नहीं। इफ वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर एजुकेशन, दो ही रीजन हो सकते ना, कि इफ वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर एजुकेशन, नॉर वी आर हैविंग एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, या ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, और ट्रेनिंग सेंटर्स अगर ये हमारे पास नहीं है बेटा, सो हाउ वी कैन गेट स्किल लेबर, एंड इफ वी आर नॉट हैविंग स्किल लेबर, हाउ वी कैन सफिशिएंटली, या हम हाउ वी कैन वर्क इफेक्टिवली बेटा इन आवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, याद करें बेटा व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या था बेटा? ओपेक में वो कंट्रीज आती हैं आपकी जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी। तो अब ये आते हैं बेटा, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने कर दिया था ऑयल प्राइस को हाई। ठीक है, उस पे एम्बार्गो लगा दिए थे, ऑयल प्राइस को बहुत हाई कर दिया था, क्योंकि इजराइल अरब वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, एंड दोस कंट्रीज हु सपोर्टेड इजराइल, नाउ दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और ओपेक ने प्राइस ऑयल की राइज कर दी थी बेटा बेटा। और आपको पता है कि जब ऑयल प्राइस राइज करती है बेटा, तो फिर पाकिस्तान को भी ऑयल बहुत महंगे रेट्स पर खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और बर्डनाइज हो गई। तो ये वही भुट्टो साहब को फेस करना पड़ा। दैट्स वाई एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ भुट्टो फेल्ड बेटा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब सर ये तो बहुत अच्छी चीज थी, एजुकेशन तो इतनी, भुट्टो साहब ने इतनी मेहनत की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, लेकिन सर ऐसा क्यों क्यों हुआ कि एजुकेशन प्रमोट नहीं हुई? बेटा 3 रीजंस। ड्रॉप इन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या मतलब? भुट्टो मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। अर्बन एरियाज में स्कूल्स वर ओवर क्राउडेड। अगर खुद आप अंदाजा लगाओ कि इफ द क्लास इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, बट इफ वी ओवर क्राउड दैट क्लास, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स ले आए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो जाएगी। वो टीचर इतना अच्छा उन सारे स्टूडेंट को एट अ टाइम नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन वगैरह का इशू हो सकता है। तो भाई अर्बन एरिया में स्कूल्स हो गए बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे जिसको हम, ओवर क्राउडेड। ठीक है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गई बेटा डाउन, राइट। इसकी वजह से भी वी कैन से कि भुट्टोज एजुकेशनल रिफॉर्म्स वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। देन बेटा बेटा इनसफिशिएंट बजट। अब बजट जो है, अगर देखो बजट कहाँ किसको मिलता है, नॉट प्राइवेट स्कूल्स बट गवर्नमेंट स्कूल। पहली बात ये क्लियर कर लो कि प्राइवेट स्कूल्स को बजट नहीं मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उनको बजट दिया जाता है, ताकि वो बजट से सैलरीज दे बेटा, डेवलपमेंट करें, अपग्रेड करें इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, बट द बजट विच वॉज एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन वॉज इनसफिशियंट, और उसमें ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है भाई, साथ ही साथ चाइल्ड लेबर। अभी तो हमने अर्बन एरिया में देखा कि फ्री एजुकेशन की वजह से ओवर क्राउड हो गए स्कूल्स, लेकिन बेटा रूरल एरियाज में हमने ये देखा कि इवन दो एजुकेशन वाज फ्री एंड कंपल्सरी, बट नॉट वेरी इफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट्स
बिकॉज बेटा दे कंसिडर देयर चिल्ड्रन एज अ लेबर ऑन द फार्म। वो कहते हैं कि भाई सुबह के वक्त अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे तो भाई वो फार्म्स पे कैसे काम करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ। भुट्टो साहब ने नाइट स्कूल्स का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ठीक है, if the children are working on the farm, if the people are working on the farm, they cannot get education, so वो रात में भी पढ़ सकते हैं, शाम में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो प्लान भी इतना इफेक्टिव उनका नहीं रहा बेटा। तो मतलब ये है कि भाई रूरल एरियाज के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा बेटा, फार्मिंग की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से, आप कुछ भी कह सकते बेटा।